हाँ मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के ऑनलाइन ऑफिशियल चैनल पे आप लोग का स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा अर्थव्यवस्था संबंधित वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा मेरा ये वीडियो विश्लेषण पे आधारित है जो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी। मैंने बोला कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। 12वीं के बाद नीति आयोग ने नियोजन को तो अपनाया है, लेकिन उसका प्रारूप थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये रहा है पीरियड 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 56। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे अधिक जोर दिया गया एग्रीकल्चर पे और इरिगेशन पे, कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई, इरिगेशन, मतलब ज़्यादा बल दिया गया, मोर स्ट्रेस, मोर एम्फेसाइज किया गया। और इसी 5 ईयर प्लान में (1952) में 52 में CD कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है। जिससे सामुदायिक विकास का अर्थ होता है कि समुदाय बनाना, जो हम आजकल SHG एक तरह से कह देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसी तरह समुदाय बना के विकास करना ग्राम स्तर पर, ताकि सद्भावना भी रहे और आर्थिक क्रियाकलाप भी आगे बढ़े, वो शुरू किया गया। इसके अलावा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी शुरू किया गया। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना भी प्रारंभ किया गया इसी 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और यह योजना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैरल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। हैरल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देता है या पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। ये एक्चुअली इसके डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ये मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हैरल्ड डोवर ये इकोनॉमिस्ट थे लोग, तो इस पे आधारित है। बस आपको इस बात से ही मतलब है सामान्य अध्ययन में। ओके, तो खास बात क्या होगी? कृषि सिंचाई 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय सर्विस एक्सटेंशन सर्विस और हैरल्ड डोवर मॉडल। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 56 से 31 मार्च 61। मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर है भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, वित्तीय वर्ष।
सेकंड 5 ईयर प्लान महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा है कि इसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया, भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज, यानी कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत की गई, क्योंकि ये आधारभूत ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारी उद्योग यानी लौह इस्पात के कारखाने वगैरह स्थापित किए गए, जहाँ स्टील का उत्पादन हो, लौह उत्पादन हो। और खासकर बहुत महत्वपूर्ण है इसी पीरियड में राउरकेला उड़ीसा में है, लौह इस्पात का केंद्र है, स्टील कंपनी है यहाँ राउरकेला में। इसके अलावा भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ पे 3 बड़े स्टील की कंपनियां स्टील उत्पादन की खोली गई, लौह उत्पादन की, लौह उद्योग। इसके अलावा इसी में सेकंड 5 ईयर प्लान में ही चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, वेस्ट बंगाल में चितरंजन, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी खोली गई। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज का लक्ष्य, समाजवादी समाज का लक्ष्य ये भी निर्धारित किया गया। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें समाजवादी समाज की स्थापना की बात पहली बार की गई। वो पंचवर्षीय योजना थी सेकंड प्लान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? समाजवादी समाज की स्थापना का अर्थ होता है कि ऐसा समाज जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता कम से कम हो, लगभग सभी को कार्य मिले योग्यता के अनुसार और उपयुक्त वेतन मिले, शोषण कम से कम हो। जो हम समावेशित की बात करते हैं लगभग उसी का रूप है ये समाजवादी समाज की स्थापना। और सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो, इसका भी मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जवाहरलाल नेहरू और महालनोबिस, ये कलकत्ता का जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वहाँ के डायरेक्टर महानिदेशक पद पर थे उस समय, इनके मॉडल पे आधारित है। और हैवी इंडस्ट्री पे मुख्य जोर दिया गया है। इस बातों को आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपके वनडे एग्जामिनेशन में, सिविल सेवाओं में, ठीक है। इसी तरह तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से 66, ठीक है। इसमें जो मेन एम था वो था कि अर्थव्यवस्था को हम ऐसी स्थिति में लेते जाएं जिसको स्वतः स्फूर्त अवस्था, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी कह सकते हैं, स्वतः स्फूर्त अवस्था या टेक ऑफ स्टेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। स्वतः गतिशीलन की अवस्था मतलब बचत विनियोग
शेविंग इन्वेस्टमेंट का ऐसा लेवल हो जाए ताकि सेल्फ मतलब मोबिलाइजेशन हो जाए इकॉनमी का, स्वतः स्फूर्त, स्वतः गतिशीलन वाली अवस्था इसको बोलते हैं। ये एम रखा गया। और इसी में पहली बार 1966 में पहली बार फर्स्ट टाइम भारतीय रुपये का डीवैल्यूएशन किया गया है। डीवैल्यूएशन इसकी हिंदी होती है मुद्रा अवमूल्यन। आज संक्षेप में बता दे रहे हैं ये होता क्या है। इसका अलग से मेरा वीडियो होगा आगे चल के, आपको देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी मुद्रा के मूल्य को जानबूझकर कम कर देना, अपने भारतीय मुद्रा के मूल्य में कमी लाना। इसका उद्देश्य क्या होता है? ताकि मेरा इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात बढ़े, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में अपने हो। ठीक है, तो पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी 66 में किया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान में। ओके, इसके बाद 1966 से 1969 ये जो 3 साल है, ये एक वर्षीय योजनाएं चली, एनुअल प्लान्स जिसको बोलते हैं। और इसको सच पूछिए तो बोलते हैं प्लान हॉलिडे। योजना अवकाश। पहली बार प्लान हॉलिडे इस पीरियड में होता है, 1966 से 1969। और प्लान हॉलिडे का अर्थ होता है कि जब संसाधनों की कमी हो या राजनीतिक उठापटक हो। राजनीतिक उठापटक का अर्थ होता क्या है? मैंने बताया कि योजना आयोग का चेयरमैन, मैंने बताया था कि एक्स ऑफिसियो पीएम होता था। तो पीएम की कुर्सी चूंकि राजनीतिक पद है, काफ़ी अस्थिरता रहती है। तो जब पीएम की कुर्सी ही जब हिलडुल रही है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष का पद भी स्थिर नहीं है। तो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये योजना अवकाश होता है ये। ठीक है, चौथी योजना आती है, फोर्थ जिसको कहते हैं, वो 1969 से 1974 के बीच में। और इस योजना में जो मुख्य उद्देश्य दिया गया, मेन एम, वो था कि ग्रोथ हो, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी की बात की गई, मतलब देश की तरक्की हो, उत्पादन बढ़े, लेकिन स्थिरता के साथ बढ़े। और इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्री थे गॉडगिल। गॉडगिल गॉडगिल स्ट्रेटजी व्यू रचना बहुत फेमस है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्थ प्लान में। ये गॉडगिल स्ट्रेटजी जो है वो कृषि क्षेत्र की तरक्की से संबंधित है। तमाम प्लानिंग, चूंकि मैंने बताया था कि इस योजना तक आते आते हरित क्रांति की शुरुआत भी हो गई थी, तो एक नई इनपुट एग्रीकल्चर की आ गई, अच्छी सिंचाई, अच्छे उर्वरक, ऊंचे उन्नतशील बीज इत्यादि। तो गॉडगिल स्ट्रेटजी आ गई टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके लिए ये अपनाया गया। चौथी योजना में ही जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट
बफर स्टॉक, मैं अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि बफर स्टॉक होता क्या है। ये केंद्र सरकार अनाजों का भंडारण करती है ताकि तंगी के समय में जब मूल्य उत्पादन कम हो या मूल्य बहुत ऊंचे हो तो बफर स्टॉक से सप्लाई बढ़ा दें ताकि कीमतें नीचे आ जाएं और उचित कीमत पर लोगों को अनाज मुहैया हो। इसको बफर स्टॉक बोलते हैं। तो पहली बार बफर स्टॉक भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथे पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथे पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ सेंटर कॉन्सेप्ट आता है, विकास केंद्र की बात आती है। विकास केंद्र अप्रोच, विकास केंद्र क्या थे? ये ऐसे क्षेत्र थे, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए, रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए कि वहाँ पे हम आधारभूत ढांचा, सड़क, ऊर्जा, परिवहन सबकी व्यवस्था मजबूत बनाते ताकि वहाँ पे उद्योगपति खुद अपना निवेश करते और इससे क्षेत्रीय विषमता भी दूर होती, रीजनल इम्बैलेंसेस दूर होती। तो विकास केंद्र का मॉडल भी चौथी पंचवर्षीय योजना में आता है। इन बातों को ध्यान रखना है, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 74 से 79 कहिए या 78 के लास्ट में, ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो लगभग एक वर्ष पूर्व ही खत्म हो गई, एक वर्ष पूर्व खत्म हो गई, क्योंकि बड़ी राजनीतिक अस्थिरता थी इस पीरियड में। 1980 के आसपास जनता पार्टी की सरकार आई, फिर इंदिरा गांधी आई, तो बड़ा उठा पटक रहा और एक वर्ष पहले जो ये खत्म हुई तो इसमें एक योजना अवकाश भी आता है। योजना अवकाश यानी योजना अवरुद्ध रही, प्लान हॉलीडे एक रहा इसमें भी। तो 66 से 69 में प्लान हॉलीडे था और एक इसमें रहा प्लान हॉलीडे, योजना अवरुद्ध रही। मैंने बताया कि राजनीतिक रूप से बड़ा अस्थिरता का काल था। जनता पार्टी की सरकार आती है मोरारजी देसाई की, फिर वो योजना को ख़त्म करती है, रोलिंग प्लान लाती है, फिर वो हटते हैं तो फिर चुनाव होता है, फिर इंदिरा गांधी आती हैं। और इस योजना की सबसे बड़ी जो खास बात है कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पहली बार इसी योजना में दिया था। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया था। वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन गरीबी हटाओ के नारे के साथ साथ गरीबी, पॉवर्टी इराडिकेशन, गरीबी दूर करने के, उन्मूलन के जो कार्यक्रम थे वो छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुए, 6 5 ईयर प्लान में।
और 5 ईयर का पीरियड था। तमाम कार्यक्रम शुरू हुए इसमें गरीबी उन्मूलन के, पॉवर्टी इराडिकेशन के, जैसे NREP। बहुत आपको डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इसका नाम एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। NREP इसका फुल नेम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार योजना ग्रामीण युवाओं के लिए, RLGEP, रूरल लैंडलेस गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तमाम ये सब गरीबी निवारण की योजनाएं थी जो छठी में प्रारंभ की गई। ठीक है। और 6 में ही सबसे बड़ी बात एक आती है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को नापने की बात की गई, और उसके लिए एक शब्द आता है SPY। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। इसकी हिंदी होती है मानक व्यक्ति वर्ष। इसका अर्थ होता है कि अगर एक व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन काम मिले, वो भी कितने दिन, 273 दिन, 273 डेज, तो उसको हम कहेंगे 1 स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, 1 SPY। और 8 आवर्स पर डे को हम बोलते हैं मैन डेज। क्या बोलते हैं? मानव दिवस। मानव दिवस 1 मैन डेज इज इक्वल टू, अगर हम 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कहेंगे 1 मानव दिवस। तो ये रोजगार नापने की ये सब यूनिट है। और इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी की रेखा का मेजरमेंट करने के लिए कैलोरी आधारित डिफिनीशन आया कि गरीब किसको कहेंगे? चौबीसौ कैलोरी और 2100 कैलोरी। 2400 कैलोरी एक व्यक्ति गांव और एक व्यक्ति शहर। ये कहा गया कि अगर गांव के एक आदमी को एक दिन में 2400 कैलोरी से कम मिल रहा है, वो 2400 कैलोरी से कम ले रहा है, जो चीज़ें वो इनपुट ले रहा, खा रहा है, तो उसको हम गरीब कहेंगे। और शहर के लिए एक आदमी को क्या कहा गया? अगर वो एक दिन में 2100 कैलोरी से कम ले रहा है तो उसको हम गरीब कहेंगे। शहर को कम इसलिए कहा गया क्योंकि गांव के लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल लेबर, खेतों पे काम करना ये शारीरिक श्रम है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। ठीक है।
तो ये कैलोरी वाला जो गरीबी रेखा का जो मेज़रमेंट है, पैमाना है, ये पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में ही आया। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। सातवीं में भी उद्देश्य कोई खास नहीं था, वही शिक्षा, रोजगार, उत्पादकता, और सातवीं का पीरियड था सातवीं का पीरियड था 1985 से 1990। ठीक है। इसके बाद 1990 से लेके 1992 ये 2 साल एक वर्षीय योजना चली। फिर 2 इयर्स एनुअल प्लान आ गए। 2 इयर्स एनुअल प्लान्स, जिसको हम प्लान हॉलीडे फिर कहेंगे। प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश। और फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1992 से 1997। आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो अब बात आई कि टोटल प्लान हॉलीडे कितने हो गए। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने साल पंचवर्षीय योजना अवरुद्ध रही। तो 3 वर्ष, वो 1 वर्ष 1980 के पहले और 2 वर्ष ये, यानी टोटल 6 वर्ष योजना अवकाश रहा, प्लान हॉलीडे रहा। ठीक है। ये जो पीरियड है 1990 से 92, ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत ज़्यादा अस्थिर समय था। इसमें कई प्रधानमंत्री आए, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष आए, उपाध्यक्ष आए, खासकर 4, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, तब पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह वगैरह की बात आती है। यानी ये जो 4 वर्ष थे, ये राजनीतिक रूप से काफी उथल पुथल थे। प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। 4 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष योजना आयोग के बदले गए इन 2 सालों में। तो आपके प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे। तब फिर ये योजना बनी, और इस योजना की चर्चा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इस योजना, ये चूंकि ऐसी योजना थी जो नई आर्थिक नीति पे आधारित बनी, और यहाँ पे उद्देश्य काफ़ी बदल गए। अब हम मानवीय संसाधन की बात लगे करने, ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे बात होने लगी, ह्यूमन रिसोर्सेस पे। तो आगे का जो हम लोग का वीडियो अब होगा, वो हम आगे बताएंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य था, क्या रणनीति बदल गई। और मैंने बताया कि ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो नई आर्थिक नीति मतलब एलपीजी। एलपीजी मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पे आधारित थी। क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और योजनाओं के बाद हम नीति आयोग पे आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू।